यथार्थवाद की बात कर लेते हैं। यथार्थवाद भी इम्पोर्टेंट है। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध व्यावहारिक विचारधारा है। सीधा कर लो कि यथार्थवाद एक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर विचारधारा है। मतलब यहाँ लोग अपनी-अपनी एक अलग-अलग विचार रखते हैं, उन्हीं को यथार्थवाद बोला जाता है। लेकिन किस तरीके के विचार रखते हैं, वही मेन है कि वही यथार्थवाद है। क्योंकि विचार तो अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं ना। तो यथार्थवाद में कैसे विचार रखे जाते हैं? अ, पहले इसको देख लेते हैं यथार्थवाद क्या है, इसी में हमें समझ आ जाएगा। सरल शब्दों में यथार्थवाद दुनिया को जैसी होनी चाहिए मतलब हम सोचते हैं कि दुनिया बहुत सरल हो, सब वो उस कानून का पालन करें, एकदम अच्छे से चलें, हर खुश रहें, सरकार बहुत अच्छी हो, पॉल्यूशन ना हो, पानी हो, पानी अच्छा हो, बारिश का पानी इकट्ठा हो सके, किसी को कोई दिक्कत ना हो, कि कोई ख़त्म ना हो, एक साथ रहें। ये एक आदर्शवादी है, मतलब ये हम सोचते हैं कि एक बढ़िया दुनिया कैसे बने। लेकिन वास्तव में दुनिया कैसी दिखती है, इसी को यथार्थवाद कहा जाता है, यथार्थवाद में, ठीक है? कि यथार्थवादी वे नहीं सोचते कि दुनिया कैसी होगी, वो देखते हैं, वो बताते हैं जो दुनिया अब है। दुनिया अभी कैसी दिख रही है, कैसे लोग हैं, कैसे क्या लोगों के साथ में हो रहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कितने एनजीओ, कितनी सरकार के संगठन क्या-क्या बने हुए हैं, लेकिन देशों के अंदर जो है, अभी भी लोगों के साथ में कैसे व्यवहार होते हैं, किस तरीके से वे लोग जी रहे हैं और वो सब कुछ इसमें आता है। वही विचारधारा है यथार्थवाद की विचारधारा। मतलब वे लोग जो ये मानते हैं कि दुनिया में अभी भी खुद की रक्षा हम खुद ही करनी पड़ेगी, कोई और नहीं कर रहा है और कोई और नहीं कर पाएगा। इसी विचारधारा को यथार्थवादी विचारधारा कहते हैं। इसका मुख्य विचार ये है कि दुनिया एक खतरनाक खतरनाक जगह है। यहाँ कोई विश्व सरकार नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके और इसीलिए हर देश को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए और यहाँ देश की जगह पे इंसान भी कर लेना कि हर मतलब याद तो ऐसे ही करना है, ध्यान तो ऐसे ही रखना है क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है। लेकिन वास्तव में जो है इसका मतलब ये भी है कि हर इंसान को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी, यहाँ कोई भी सरकार उनकी पर्सनल रक्षा नहीं कर पाएगी। देशों के बीच स्थायी दोस्त नहीं होते, सिर्फ़ स्थायी स्वार्थ होते हैं। देशों के ही बीच नहीं, परिवारों में भी और वास्तव में दोस्त भी वही होते हैं जो एक स्वार्थ के लिए बनते हैं, ना कि कोई स्थायी दोस्ती रहती है। और स्थायी दोस्ती सिर्फ़ उस इंसान तक रहती है जो इंसान अभी ज़िंदा है, बाकी उसके ख़त्म होने के बाद उसके परिवार तक हमारी दोस्ती यारी नहीं बढ़ती है। वही यहाँ कहा गया है इंटरनेशनल लेवल पे कि देशों के बीच स्थायी दोस्त नहीं होते, सिर्फ़ स्वार्थ देखे जाते हैं, वो स्वार्थ अलग-अलग तरीके के होते हैं, आर्थिक है भौगोलिक है और किसी के पास में कोई संसाधन है जैसे कि समुद्र है कोई कोई भी संसाधन हो सकता है, तेल है, कुछ भी। और अगला है शांति समझौतों से नहीं आती, बल्कि ताकत से आती है और ये भी सही बात है। आप लोगों को भी पता होगा, शांति के लिए कितना भी कोई आम आदमी जिसके पास पावर नहीं है, वो कितना भी प्रयास करे, शांति नहीं आ सकती और उसे कुचल दिया ही जाएगा। लेकिन पावर में बैठा हुआ कोई है और वो शांति चाहे, तो शांति आ जाएगी। अगली बात है अगला पॉइंट है, इसकी शुरुआत किसने की? तो देखो ये भी एक विचारधारा है और ये विचारधारा धीरे-धीरे आती है। पहले एक इंसान देता है, एक दार्शनिक या एक इतिहासकार देता है, उसके बाद में अगले इतिहासकार उस पे अपना प्रभाव डालते हैं, अपनी सोच रखते हैं और धीरे-धीरे वो विचारधारा बनती जाती है। अब वो यथार्थवाद का कोई जनक नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इसके पितामह जो हैं वो कहा जाता है प्राचीन काल में थ्यूसिडाइड्स को कहा जाता था, जो ग्रीस के इतिहासकार हैं और भारत में कौटिल्य को बोला जाता था, कौटिल्य जिनको चाणक्य बोला जाता है। और आधुनिक काल में हंस मार्गेनथाउ जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनको कहा जाता है एक व्यवस्थित सिद्धांत के रूप में 20वीं सदी में स्थापित हुए हैं और ये अपनी-अपनी किताबें देते हैं, थ्योरियाँ देते हैं, अपने भाषण देते हैं, अपने विचार रखते हैं। तीसरा है प्रमुख लेखक और उनकी किताबें। तो देखो यथार्थवाद पे स्पेशल किताबें नहीं लिखी हैं, मतलब स्पेशल भी लिखी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी किताबों में थोड़ा भी अगर उन्होंने बताया है, किसी भी लेखक ने, कि हमारा जो हमें पर्सनल ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, यहाँ हमारी सरकार हमारे रक्षा नहीं कर सकती या फिर स्वार्थों के बारे में बताया है, उनको यहाँ सीधा लिख दिया गया है। कौटिल्य ने इस तरीके से नहीं बताया कि यथार्थवाद क्या है, लेकिन यथार्थवाद की विचारधारा जो लोग जानते हैं कि कौटिल्य ये लिखते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि दुश्मन कौन होता है, दोस्त कौन होता है और उनसे कैसे व्यवहार बनाना चाहिए, दुश्मन कब तक बनाने चाहिए, वो यथार्थवाद की जो विचारधारा से मेल खाते हैं और इसीलिए यथार्थवादी जो लेखकों में कौटिल्य का नाम आता है। मैकियावेली की बात करें तो द प्रिंस है। द प्रिंस में उन्होंने भी बताया कि राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। और इन्होंने कई चीज़ें बताई हैं। राजा को एक तरीके से राज्य बताया है या राष्ट्र बताया है। और थॉमस हॉब्स की है
लेविथान, इन्होंने इंसानी स्वभाव से स्वार्थ और लालची है, ये बताया है। इसलिए बिना डंडे के शांति नहीं हो सकती, इनके बारे में बताया है। हंस मार्गेनथाउ, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ये इनकी किताब है और इन्होंने इसमें लिखा है। इसे यथार्थवाद की बाइबल भी कहा जाता है। लोगों ने कहा है, इतिहासकारों ने कहा है, लेखकों ने इसको यथार्थवाद की बाइबल कहा है, क्योंकि यथार्थवाद के लिए इन्होंने मेन चीज़ें इसी में लिखी हैं। इन्होंने इसमें बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मतलब ही शक्ति के लिए संघर्ष है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो बनी है, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी समूह बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति की जाती है, वो शक्ति के लिए संघर्ष है, ठीक है? केनेथ वॉल्ट्ज़ की बात करें तो इन्होंने अपनी जो किताब लिखी है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्या लिखी है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इन्होंने बताया कि युद्ध इंसान की गलती से नहीं बल्कि दुनिया के सिस्टम की वजह से होता है, और केनेथ वॉल्ट्ज़ की ये बुक काफ़ी अच्छा बताती है। यथार्थवाद के सिद्धांतों की बात करें तो देखो इसमें क्या-क्या है? तो इसमें लिखा है कि राज्य ही सब कुछ है। राज्य ही सब कुछ है, ना कि एनजीओ या यूनाइटेड नेशंस उतने मायने नहीं रखते हैं जितने देश की सरकार रखती है। शक्ति ही सत्य है, जिसके पास मिलिट्री और पैसा है, उसी की बात सुनी जाएगी। तीसरा पॉइंट है दुविधा-सुविधा। जब एक देश अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाता है तो पड़ोसी देश डर जाता है और वो भी हथियार खरीदता है। इससे एक रेस शुरू हो जाती है। और चौथा पॉइंट है शक्ति संतुलन। अगर एक देश बहुत ताकतवर हो जाए तो बाकी देश मिलकर के गुट बना लेते हैं और ये चल रहा है ताकि उसे रोका जा सके। अब पाँचवा पॉइंट है, इस पर नई खोज या काम किए गए हैं। हाँ, डेवलपमेंट्स न्यू रियलिज़्म किए गए हैं 1979 के बाद में। यथार्थवाद में एक नया मोड़ आया, जिसे नव यथार्थवाद बोलते हैं या स्ट्रक्चरल रियलिज़्म कहते हैं। और नव यथार्थवाद की जो खोज है वो केनेथ वॉल्ट्ज़ ने की थी। इसमें नया क्या है, इसमें पुराने यथार्थवाद जो है, जैसे कि मार्गेनथाउ है, वो कहते थे कि इंसान का स्वभाव बुरा है, इसलिए युद्ध होते हैं। इसमें कहा गया है कि खोज कहती है, या न्यू रियलिज़्म मतलब न्यू जो है यथार्थवाद कहता है कि इंसान बुरा नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम ऐसा है कि देशों को मजबूरन हथियार उठाने पड़ते हैं, लोगों को हथियार मजबूरन उठाने पड़ते हैं सरकार की वजह से, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो कोई दूसरा देश उन्हें ख़त्म कर देगा। और अभी नई डिबेटों की बात की जाए तो इसमें 2 तरीके की विचारधारा बन गई है। यथार्थवाद 2 गुटों में बँट गया है। एक विचारधारी मानते हैं, यथार्थवादी मानते हैं कि ये हमें डिफेंसिव होना चाहिए, दूसरे मानते हैं ऑफेंसिव होना चाहिए। डिफेंसिव जो मानते हैं वो कहते हैं कि बस उतनी ताकत रखो कि जितने में अपनी देश की सुरक्षा की जा सके, दूसरा देश हमला कर सके तो बचा जा सके। ऑफेंसिव मानते हैं कि ऑफेंसिव का मतलब होता है कि आक्रामक या हमला पहले करना, ठीक है? या ऐसा बन जाना कि हमला पहले कर सको। ऑफेंसिव वाले विचारधारा वाले मानते हैं कि जितनी हो सके उतनी ताकत बढ़ाओ और दुनिया का बॉस कहलाओ, बॉस बन जाओ, जैसे कि अमेरिका की विचारधारा है, तभी तुम सुरक्षित रहोगे। इसका प्रमुख लेखक जॉन मेयर्सहाइमर है, जिन्होंने अपनी किताब लिखी ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। अब समझ में तो आई क्या होगा ये आसान भाषा में, एक बार और देख लेना। निष्कर्ष की बात करें तो यथार्थवाद हमें सिखाता है कि दुनिया में नैतिकता, मोरलिटी की बातें अच्छी हैं और ठीक है, करते हुए रहनी चाहिए। नई नस्लों को कभी तो मोरलिटी, नैतिकता में हम देख सकते हैं, लेकिन अंत में हमारी जो रक्षा है, वो हमारी बंदूक और हमारी अर्थव्यवस्था ही बचाती है। वही हमारी रक्षा करेगी। ठीक है?